हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ CHO गोल्डन की पॉइंट सेकंड। इससे पहले जो फर्स्ट की पॉइंट थी गोल्डन की पॉइंट वो मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूँ। उसके अलावा 2 मॉडल टेस्ट पेपर भी मैंने प्रोवाइड किए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो आप प्लेलिस्ट को ओपन करें। ओपन करने के बाद CHO स्पेशल में जाए। CHO स्पेशल को ओपन करने के बाद में आपको तीनों वीडियो मिल जाएंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है उनके अंदर भी, और जो गोल्डन की पॉइंट थी उसके अंदर भी अच्छे पॉइंट है। आप एक बार जरूर पढ़ें। और आज मैं जो भी गोल्डन की पॉइंट बताऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप फिर बिहार CHO का दे लेना या फिर MP CHO का दे लेना, किसी भी CHO का अगर आप एग्जाम दे रहे हो तो ये गोल्डन की पॉइंट आपको याद करना ही पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल्डन की पॉइंट है, एक बार जरूर देखें। सभी गोल्डन की पॉइंट को देखें। चलिए देखते हैं कौन कौन सी गोल्डन की पॉइंट है। फर्स्ट है, पर्सोना इज ए मेथड ऑफ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। पर्सोना एक मेथड है, किसका मेथड है? नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स का। ध्यान रखना फ्रेंड्स, पूछा जा सकता है व्हाट इज पर्सोना, तो आपको आंसर चूज करना है नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। नेक्स्ट है, गोबी कंपेजियन स्टार्टेड बाय यूनिसेफ। जो गोबी कंपेजियन है वो किसके द्वारा स्टार्ट की गई थी? यूनिसेफ के द्वारा। इन गोबी एवरी लेटर डिनोट्स, जो आप देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पे, गोबी GOBI, इसमें प्रत्येक वर्ड का मीनिंग क्या है, ये क्या डिनोट करते हैं? G मीन्स होता है ग्रोथ चार्ट, O मीन्स होता है ओरल रिहाइड्रेशन, B मीन्स होता है ब्रेस्ट फीडिंग, I मीन्स होता है इम्यूनाइजेशन। फ्रेंड्स ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो वो क्वेश्चन बनेगा एक्सेप्ट से। हो सकता है डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ ले, गोबी में से I का मीन्स क्या होता है? आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन मिलेंगे, बट आपको करेक्ट आंसर चूज करना होगा इम्यूनाइजेशन। ओके, ध्यान रखना कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट है, वैसेक्टमी इज मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव फैमिली प्लानिंग मेथड। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव फैमिली प्लानिंग मेथड इनमें से कौन सा है? आपको चूज करना है वैसेक्टमी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है, वीनिंग शुड बी स्टार्ट एट द एज ऑफ 4 to 6 months। जो वीनिंग है वो कब स्टार्ट कर देनी चाहिए बच्चे के अंदर? तो आपको चूज करना है 4 to 6 मंथ। अगर आपको रेंज दी जाती है तो आपको 4 to 6 मंथ करना होगा, और अगर आपको डायरेक्ट 4 मंथ, 5 मंथ, 6 मंथ और 7 मंथ अगर ऐसे ऑप्शन मिलते हैं तो आपको आंसर करना होगा 6 मंथ्स। नेक्स्ट है वीनिंग, इसकी डेफिनेशन है, वीनिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग एन इन्फेंट्स डाइट फ्रॉम ब्रेस्ट मिल्क और फॉर्मूला टू अदर फूड्स एंड फ्लूइड्स। वीनिंग क्या है? वीनिंग एक वो प्रोसेस है जिसके अंदर जो इन्फेंट्स होते हैं वो ब्रेस्ट फीडिंग तो कर रहे होते हैं, उसके साथ में अलग से जो भी आप फूड्स और फ्लूइड्स खिला रहे हो या पिला रहे हो उसको क्या बोलते हैं? वीनिंग। ध्यान रखना फ्रेंड्स, पूछा जा सकता है, ये नहीं पूछा जाएगा, बट ये इंपॉर्टेंट है, वीनिंग कब स्टार्ट कर देते हैं या कब स्टार्ट कर देनी चाहिए? तो आपको आंसर करना है 6 मंथ। नेक्स्ट है, कंगारू मदर केयर इज द मैनेजमेंट ऑफ हाइपोथर्मिया। जो कंगारू मदर केयर होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। कंगारू मदर केयर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंगारू मदर केयर में जो कंगारू मदर केयर है वो किसका मैनेजमेंट करने के लिए दी जाती है या किसको ट्रीट किया जाता है? तो आपको आंसर करना है हाइपोथर्मिया। हाइपरथर्मिया मत कर देना, हाइपोथर्मिया आपको करेक्ट आंसर करना है। जो बेबीज होते हैं उनको हाइपोथर्मिया से प्रिवेंट करने के लिए कंगारू मदर केयर देते हैं, और कंगारू मदर केयर मदर, फादर, नर्स जो भी कैंडिडेट वहाँ पर अवेलेबल है, यानी कि उसके चाहे रिलेटिव्स हो चाहे फिर कोई भी हो, वो उसको कंगारू मदर केयर दे सकते हैं। नेक्स्ट है, ब्रेस्ट फीडिंग वीक इज सेलिब्रेटेड इन फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त। जो ब्रेस्ट फीडिंग वीक होता है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? आपको ध्यान रखना है फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, जो अगस्त का पहला वीक होता है उस टाइम पे जो ब्रेस्ट फीडिंग वीक है वो सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट है, द एक्स्ट्रा कैलोरी रिक्वायर्ड फॉर ए लैक्टेटिंग मदर इज 5050 किलो कैलोरी पर डे। जो लैक्टेटिंग मदर होती है उसको कितनी एक्स्ट्रा कैलोरी की नीड होती है या फिर रिक्वायरमेंट होती है? आपको आंसर करना है 550 किलो कैलोरी पर डे। अगर आपको पूछा जाए प्रेगनेंसी के दौरान कितनी एक्स्ट्रा कैलोरी की ज़रूरत होती है तो आपको आंसर करना है फिर 300 किलो कैलोरी पर डे। ये क्वेश्चन नोट सेट में भी पूछा गया है, सेकेंड शिफ्ट में और फर्स्ट शिफ्ट में।
सेकंड शिफ्ट में जो प्रेगनेंसी है उसकी पूछी गई थी और फर्स्ट शिफ्ट में लैक्टेटिंग मदर की पूछी गई थी, ध्यान रखना। नेक्स्ट है प्री मेच्योरिटी इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ LBW बेबी। प्री मेच्योरिटी किसका मोस्ट कॉमन कॉज है? LBW बेबी का, लो बर्थ वेट बेबी। LBW का मतलब यहाँ पे लो बर्थ बेबी वेट, सॉरी लो बर्थ वेट बेबी। लो बर्थ वेट बेबी का जो मोस्ट कॉमन कॉज है वह क्या है? प्री मेच्योरिटी, वो फुल मेच्योर नहीं हो पाता है, उसकी वजह से LBW बेबी डेवलप होता है। नेक्स्ट है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ पर 1000 लाइव बर्थ। जो भी जितने भी नंबर में जो इन्फेंट है उनकी डेथ हो रही है कितने पे? 1000 लाइव बर्थ के ऊपर, वो क्या डिनोट करते हैं? इन्फेंट मोर्टेलिटी। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन बिलो 5 ईयर एज। जो भी बच्चे हैं 5 साल से नीचे, 5 साल से नीचे वाले बच्चों के अंदर जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है डेथ का वो क्या होता है? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ध्यान रखना। नेक्स्ट है स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस। ये नाम दिखते ही आपका आंसर गलत हो जाएगा। कैसे होगा? आपको क्वेश्चन को कंप्लीट पढ़ना है। क्या पूछा जा रहा है? स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस इन एक्सरे ऑफ लंग्स इज सीन इन। यहाँ पे लंग्स के अंदर जब एक्सरे किया जाता है स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस आपको दिखाई देगी, तो ये किस कंडीशन के अंदर देखने को मिलती है ये आपसे पूछा गया है। आप वहाँ पे एक टॉपिक प्रेगनेंसी करके आओगे, आप क्वेश्चन को नहीं पढ़ोगे तो आपका आंसर बिल्कुल गलत होगा। आप क्वेश्चन को एक बार केयरफुली पढ़े, अच्छे से पढ़े, एक बार समझ में नहीं आए दूसरी बार पढ़े, आप क्वेश्चन को सही पढ़े, तभी आपको आंसर सही मिलेगा। तो आपको आंसर करना है यहाँ पर सिलिकोसिस। सिलिकोसिस की जो पेशेंट होते हैं उनके अंदर जब लंग्स का एक्सरे लिया जाता है तो स्नो स्टॉर्म अपीयरेंस देखने को मिलती है। नेक्स्ट है सिलिकोसिस इज एन ऑक्यूपेशनल लंग्स डिजीज कॉज्ड बाय इनहेलेशन ऑफ सिलिका डस्ट। जो भी सिलिका इंडस्ट्रीज होती है यहाँ जहाँ पे जो सिलिकाज का प्रोडक्शन होता है या फिर इनकी जो डस्ट वगैरह होती है, जो भी मतलब कचरा वचरा होता है सिलिका का, वहाँ पर जो भी पर्सन काम कर रहे होते हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा डेवलप होने की चांसेज होते हैं सिलिकोसिस। ये एक ऑक्यूपेशनल लंग्स डिजीज कंडीशन है जो सिलिका डस्ट के इनहेलेशन की वजह से होती है। नेक्स्ट है ऑर्थोटोलुडीन टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट फ्री एंड कंबाइंड क्लोरीन इन वाटर। वाटर के अंदर जो भी फ्री और कंबाइंड क्लोरीन होते हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज किया जाता है? आपको आंसर करना है ऑर्थोटोलुडीन टेस्ट। नेक्स्ट है कोलिफॉर्म टेस्ट इज वाटर कंटामिनेशन। वाटर की कंटामिनेशन को चेक करने के लिए या मेजर करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? कोलिफॉर्म टेस्ट। नेक्स्ट फार्मर्स लंग्स इज ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ ग्रेन और हैज डस्ट। जो फार्मर लंग डिजीज है, फार्मर लंग्स डिजीज है, वो किसकी वजह से होती है? ग्रेन या फिर है डस्ट के इनहेलेशन की वजह से। फार्मर्स जो लंग्स डिजीज है वो भी एक ऑक्यूपेशनल लंग्स डिजीज है। नेक्स्ट है वेस्ट वाटर विदाउट ह्यूमन एक्सक्रीटा इज कॉल्ड स्लज। यानी कि विदाउट ह्यूमन एक्सक्रीटा के जो भी वेस्ट वाटर होता है उसको क्या कहा जाता है? स्लज। नेक्स्ट है ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम स्टार्टेड बाय WHO फर्स्ट टाइम इन द ईयर। जो WHO है उसने सबसे पहले इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब स्टार्ट किया था? आपको आंसर करना है 1974 1974 को। नेक्स्ट है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इन इंडिया वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 1985। यूनिवर्सल जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है वो इंडिया के अंदर कब लॉन्च किया गया? आपको आंसर करना है 1985 1985। नेक्स्ट है काला अजार इज कॉज्ड बाय सैंड फ्लाई। जो काला अजार एक डिजीज कंडीशन है, कम्युनिकेबल डिजीज कंडीशन, वो किसकी वजह से होती है? सैंड फ्लाई की वजह से। नेक्स्ट है ART इज स्टैंड्स फॉर एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। ART का मतलब होता है एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी। शॉर्ट फॉर्म से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपने अगर MPCHU का पेपर अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाना है, प्लेलिस्ट में जाने के बाद जो प्रीवियस ईयर के पेपर है उनसे आप देख सकते हो। वहाँ पर हर एक पेपर में आपको शॉर्ट फॉर्म से जो फुल फॉर्म होती है उससे क्वेश्चन मिल ही जाएगा। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, कहीं कहीं तो तीन क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं।
तो फ्रेंड्स जो भी शॉर्ट फॉर्म वाले क्वेश्चन होते हैं जिनका फुल फॉर्म होती है उनको आप ज़रूर याद कर लें। नेक्स्ट है केमिकल कंपोनेंट्स ऑफ मालाडी इंक्लूड्स डी नॉर्जेस्ट्रॉल एंड इथाइनिल एस्ट्राडियोल। जो मालाडी टैबलेट मार्केट में अवेलेबल होती है उसके अंदर कौन कौन से केमिकल कंपोनेंट्स होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपको एक भी दिया जा सकता है ऑप्शन और दोनों ऑप्शन भी दे सकते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है, ये याद कर लेना अभी यहीं पे मालाडी के अंदर डी नॉर्जेस्ट्रॉल एंड इथाइनिल एस्ट्राडियोल होता है। नेक्स्ट है रेड क्रॉस सोसाइटी फाउंडेड बाय हेनरी डोनंट। हेनरी डोनंट ने सबसे पहले जो रेड क्रॉस सोसाइटी है वो बनाई थी। आपको पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, ये नॉर्थ सेट के फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में भी पूछा गया था। रेड क्रॉस सोसाइटी फाउंडेड बाय हेनरी डोनंट, याद रखना। नेक्स्ट है ICDS वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 1975। जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ये कब लॉन्च की गई थी? 1975 को। नेक्स्ट पॉपुलेशन कवर्ड इन CNC इज 80,000 to 1,20,000 पॉपुलेशन। जो CNC होता है वो कितनी पॉपुलेशन को कवर करता है? 80,000 से लेकर 1,20,000। फ्रेंड्स आपको मैं हिली एरियाज़ की जो पॉपुलेशन है वो पहले बता चुका हूँ। आपको यहाँ पे प्लेन एरियाज़ और हिली एरियाज़ दोनों की पॉपुलेशन आपको बतानी है। किसकी? CNC की। आपको ऑप्शन भी दिए हुए हैं 80,000 और 1,20,000। कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आपको प्लेन एरियाज़ और हिली एरियाज़ दोनों की पॉपुलेशन आपको कमेंट के माध्यम से बतानी है। नेक्स्ट है द अदर नेम ऑफ मल्टीपर्पज़ वर्कर्स कमेटी इज करतार सिंह कमेटी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मल्टीपर्पज़ वर्कर कमेटी है उसी का दूसरा नाम है करतार सिंह कमेटी। जो करतार सिंह कमेटी है उसी को मल्टीपर्पज़ वर्कर्स कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। नेक्स्ट है NRHM वाज स्टार्टेड इन द ईयर 2005। जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है वो कब स्टार्ट किया गया था? 2005 के अंदर। NRHM की आपको डेट भी पूछी जा सकती है, आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है जून 2005, जुलाई 2005, अप्रैल 2005 और अगस्त 2005। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं तो आपको आंसर करना है अप्रैल 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्केबीज इज कॉज्ड बाय सार्कोप्टीज स्केबी। आपको जो पॉजिटिव एजेंट है उसका पता होना चाहिए। स्केबीज किसकी वजह से होता है? सार्कोप्टीज स्केबी। नेक्स्ट है HIV वायरस वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर 1983। जो HIV का वायरस होता है वो सबसे पहले कब डिस्कवर किया गया था? 1983 को। नेक्स्ट है वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 1 दिसंबर। जो वर्ल्ड एड्स डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? प्रत्येक साल की 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये क्वेश्चन मैंने सेकंड मॉडल टेस्ट पेपर था उसके अंदर भी पूछा था और 2 बच्चों ने आंसर भी दिए थे, बिल्कुल सही आंसर दिए थे। कैलाश भाटी था एक का नाम और एक और स्टूडेंट ने अपना आंसर दिया था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा अभी, बट उसने भी अच्छा आंसर दिया था। दोनों के आंसर ठीक थे और ये क्वेश्चन मैंने पूछा भी था। नेक्स्ट है पोलियो एंड मीजल्स वैक्सीन शुड बी स्टोर्ड इन द फ्रीजर कंपार्टमेंट। जो पोलियो और मीजल्स की वैक्सीन होती है उनको फ्रीजर कंपार्टमेंट में स्टोर किया जाता है। आपको जो वैल्यू है, टेम्परेचर की वैल्यू है वो आपको पूछ सकते हैं, तो आपको आंसर करना है -20 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान रखना पोलियो और मीजल्स की वैक्सीन को फ्रीजर कंपार्टमेंट के अंदर रखते हैं और -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे इनको स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट है साइट ऑफ DPT वैक्सीन इज लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। जो DPT वैक्सीन की साइट होती है वो कहाँ पर होती है? लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई पे। नेक्स्ट है मम्प्स इज आल्सो कॉल्ड एज एपिडेमिक पैरोटाइटिस। मम्प्स को और किस नाम से जाना जाता है? आपको आंसर करना है एपिडेमिक पैरोटाइटिस। नेक्स्ट है
डेफिशिएंसी ऑफ थायमिन, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी हो जाना क्या कॉज कर सकती है? आप सभी को पता है, बेरी डेफिशिएंसी ऑफ थायमिन कॉजेज बेरी। नेक्स्ट है यूनिसेफ वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर। जो यूनिसेफ है वो कब एस्टैब्लिश हुई थी या कौन सी ईयर में एस्टैब्लिश की गई थी? आपको आंसर करना है 1946 1946 को। नेक्स्ट है मलेरिया पैरासाइट वाज डिस्कवर्ड बाय। जो मलेरिया का पैरासाइट होता है उसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? आपको आंसर करना है लेविरन। आपको आंसर करना है लेविरन। नेक्स्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, द ईयर 1986। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो कब लागू किया गया था या किस ईयर के अंदर लागू किया गया था? आपको आंसर करना है 1986। पूछा जा सकता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट से क्वेश्चन, और ये डेट आपको पूछी जा सकती है सन, तो आपको आंसर करना है 1986। नेक्स्ट है द नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम इन इंडिया वाज लॉन्च्ड इन द ईयर। जो नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है इंडिया के अंदर सबसे पहले चलाया गया था, नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, ये कब लॉन्च किया गया था? आपको आंसर करना है 1952 1952 को। जो भी प्रोग्राम है उनकी मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दे दूंगा जिसके अंदर सभी प्रोग्राम आ जाएंगे, जो भी है जितने भी है सभी मैं आपको बना के दे दूंगा। आपको याद आपको करना पड़ेगा, मैं आपको बता दूंगा ये कब कौन सी ईयर में इराडिकेशन प्रोग्राम हुआ था, ये कंट्रोल प्रोग्राम कब हुआ था, सभी कुछ मैं बता दूंगा, बट याद आपको करना पड़ेगा। जो भी मैं आपको गोल्डन की पॉइंट बता रहा हूँ उनको तो आप रट लेना, इनमें से क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट इज डिस्कवर्ड बाय। जो ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट किया जाता है वो किसने डिस्कवर किया था? आपको आंसर करना है वॉन परकेट ने। नेक्स्ट है द लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स वाज रिपोर्टेड इन द वर्ल्ड इन द ईयर 1977 इन सोमालिया अफ्रीका। जो अफ्रीका का सोमालिया एक स्टेट है वहाँ पर लास्ट केस विश्व का मिला था। कब मिला था? 1977 1977 को। नेक्स्ट है द लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स इन इंडिया वाज फाउंड इन द ईयर 1975 इन बिहार। इंडिया के अंदर अगर आपको पूछा जाए कि स्मॉल पॉक्स का लास्ट केस कब मिला था तो आपको आंसर करना है 1975। और अगर आपको पूछा जाए किस स्टेट में मिला था तो आपको आंसर करना है बिहार। नेक्स्ट है मिनिमम फॉर एएनएम विजिट शुड बी रिकमेंडेड फॉर एन प्रेग्नेंट वुमेन। जो भी प्रेग्नेंट वुमेन होती है या फिर प्रेगनेंसी के दौरान जो भी वुमेन्स होती है उनको कितने एंटीनेटल विजिट करवाने चाहिए? मिनिमम कितने एंटीनेटल विजिट करवाने चाहिए? तो आपको आंसर करना है 4 एंटीनेटल विजिट उनको करवाने चाहिए। और ये जो एंटीनेटल विजिट होते हैं वो कौन विजिट करता है? एएनएम। जो भी एएनएम के जो पोस्ट पे लगे होते हैं उनका काम होता है एंटीनेटल विजिट करना। नेक्स्ट है 3CS प्रैक्टिस ड्यूरिंग होम डिलीवरी आर स्टैंड्स फॉर 3CS। इससे मैं आपको 2 क्वेश्चन पूछूंगा, आपको आंसर जरूर बताना है। यहाँ पे क्या पूछा गया है? 3CS प्रैक्टिस ड्यूरिंग होम डिलीवरी। जब होम डिलीवरी की जाती है उस दौरान यानी कि उस प्रैक्टिस के दौरान 3CS का जो वर्ड हम काम में लेते हैं उसका क्या मतलब होता है? आपको आंसर करना है क्लीन हैंड्स, क्लीन सरफेस एंड क्लीन कटिंग और लाइगेशन ऑफ कॉर्ड। क्लीन कटिंग बोल दो चाहे फिर आप लाइगेशन ऑफ कॉर्ड बोल दो, बात एक ही है। जब होम डिलीवरी की जाती है उस दौरान आपको क्लीन हैंड्स, आपके हाथ बिल्कुल क्लीन होने चाहिए। क्लीन सरफेस, जहाँ पर आप डिलीवरी करवा रहे हो वो सरफेस एकदम क्लीन होनी चाहिए। और क्लीन कटिंग, आप अम्बिलिकल कॉर्ड को जब कट कर रहे होते हो उस टाइम पे आपको जो स्ट्रल इंस्ट्रूमेंट है उसी से आपको कट करना है। कहीं यहाँ पे ब्लेड से लेकर लग जाओ ये लो हटा दी, आपको ऐसा नहीं करना है। क्लीन कट होनी चाहिए, यानी जो लाइगेशन ऑफ कॉर्ड कर रहे हो वो बिल्कुल स्ट्रल इंस्ट्रूमेंट के द्वारा होनी चाहिए। आपको ये 3C का मतलब यहाँ पे बताया गया, तो आप ध्यान रखना। और यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ वो ये है 3C मीजल्स के अंदर भी देखा जाता है और 3C ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला के अंदर भी देखा जाता है। इन दोनों का मतलब आपको बताना है। मीजल्स के अंदर कौन से 3C होते हैं आपको कमेंट के माध्यम से बताना है। और जो ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला है उसके अंदर 3C और होता है वो भी आपको बताना है। ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला के अंदर
3C कौन से सीन होते हैं या दिखाई देते हैं, कौन से फीचर होते हैं। आपको दोनों क्वेश्चन कमेंट के माध्यम से बताना है। अगर आप नहीं बताते हो तो आपको मैं समझूंगा कि आपकी कमज़ोरी है, वो आप दिखाना नहीं चाहते। एक बार आपसे गलती हो सकती है, बट वो गलती एक बार होती है, दोबारा नहीं होगी। एक बार अगर आपने गलत किया है तो वो आपको परमानेंटली याद हो जाता है। ध्यान रखना, एक बार अगर आपने गलत किया है तो वो परमानेंट याद हो जाता है। क्यों याद हो जाता है? क्योंकि वो आपने गलती की थी और आपने सीखा है। तो गलतियों से ही सब सीखते हैं। आप ऐसा ना सोचें कि यार मैं 3 जो ऑप्शन बता रहा हूँ क्या पता सही होंगे या नहीं होंगे, ऐसा ना सोचें। आपको आंसर ज़रूर देना है। गलत है गलत दे दीजिए, सही है तो सही बता दीजिए, बट आपको बताना ज़रूर है। नेक्स्ट है यूज ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इंक्रीजेज रिस्क ऑफ ओवेरियन कार्सिनोमा। जो भी वुमेन्स ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेती है उनके अंदर इंक्रीज रिस्क होते हैं। रिस्क की बात हो रही है यहाँ पे, कोई गारंटी नहीं है कि ओवेरियन कार्सिनोमा उनके अंदर होता ही होता है, बट यहाँ पे रिस्क जो ओवेरियन कार्सिनोमा के होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। किन की वजह से? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की वजह से। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ DMPA, ये भी कॉन्ट्रासेप्टिव से ही है। DMPA आपने सुना भी होगा, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको आंसर करना है डिपोट मेडोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। DMPA डिपोट मेडोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसीटेट। ओके, नेक्स्ट है द MTP एक्ट वाज पास्ड इन द ईयर। जो MTP एक्ट बना था वो कब बना था? आपको आंसर करना है 1971 में। नेक्स्ट है पेंडेमिक मीन्स, अभी तो कोरोना भी चल रहा है। क्या चल रहा है? कोरोना। और कोरोना क्या है? पेंडेमिक डिजीज। तो आप सब जानते हो अभी तो कोरोना जो पेंडेमिक डिजीज है, तो पेंडेमिक का मतलब क्या होगा? वन कंट्री टू अनदर कंट्री, यानी कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में भी फैल रही है वो डिजीज, वो क्या है? पेंडेमिक। यहाँ पे भी डेफिनेशन लिखी गई है पेंडेमिक की, देख लीजिए क्या है। पेंडेमिक मीन्स डिजीज अफेक्ट्स मैनी पीपल एट डिफरेंट कंट्रीज और ग्लोबल आउटब्रेक। जो भी डिफरेंट कंट्रीज होती है उनके लोगों को अफेक्ट करती है कोई भी डिजीज कंडीशन, और ग्लोबली आउटब्रेक हो जाती है। पूरी कंट्रीज में जो भी कंट्रीज है विश्व के अंदर सभी के अंदर फैल जाती है, वो क्या कहलाती है? पेंडेमिक। नेक्स्ट है ए कैरियर इज एन इंडिविजुअल कैपेबल ऑफ इन्फेक्टिंग अदर्स विदाउट प्रेजेंटिंग एनी साइन एंड सिम्टम ऑफ डिजीज। कैरियर की यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है। क्या डेफिनेशन है? वो इंडिविजुअल कैपेबल होते हैं जो इन्फेक्टिंग एजेंट होते हैं उनको ट्रांसफ़र करने में या दूसरों को अफेक्ट करने में, लेकिन उन पर्सन के अंदर कोई भी साइन या सिम्टम उस डिजीज़ का नहीं होता है। किसी भी पर्सन के अंदर कोई भी साइन या सिम्टम प्रेजेंट नहीं है, फिर भी वो दूसरे कैंडिडेट को या फिर इंडिविजुअल्स को, पर्सन को अफेक्ट कर देता है, वो क्या कहलाता है? कैरियर। ध्यान रखना। नेक्स्ट है आशा स्कीम इज एसोसिएटेड विथ NRHM, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत आशा स्कीम चलाई गई थी। ध्यान रखना, आशा का जो पूरा नाम है वो पूछा जा सकता है, आपको याद होना चाहिए। मैं बता देता हूँ, एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। यहाँ से आपको H का मतलब भी पूछा जा सकता है, S का मतलब भी पूछा जा सकता है और A का मतलब भी पूछा जा सकता है। कन्फ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। आपको अगर पूरा नाम पता है तो आपको चाहे फिर S का पूछे या फिर H का पूछे, आप आंसर बिल्कुल करेक्ट करके आओगे। आशा मीन्स होता है एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ये NRHM के थ्रू लगते हैं और NRHM जब बना था उसके थ्रू ये स्कीम चलाई गई थी। नेक्स्ट है नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था, बट आपको बताना है नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब चलाया गया था। यहाँ पे आंसर होगा जो इराडिकेशन प्रोग्राम वो है 1958। नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 1958। 1958 को नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम चलाया गया था। आपको बताना है नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 1983। जो नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम है वो कब लॉन्च किया गया था? 1983 को। नेक्स्ट है एलाइजा टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट HIV इन्फेक्शन। जो एलाइजा टेस्ट किया जाता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट
ऐसे वो टेस्ट यूज़ किया जाता है किसको डिटेक्ट करने के लिए, HIV इन्फेक्शन में। HIV का अगर इन्फेक्शन होता है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए एलाइजा टेस्ट किया जाता है। एड्स के पेशेंट में मेनली एलाइजा टेस्ट किया जाता है क्योंकि उसमें होता है HIV का इन्फेक्शन। नेक्स्ट देखिए एलाइजा स्टैंड्स फॉर, ये मैं बता चुका हूँ, फिर भी आप देख लीजिए, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे। नेक्स्ट है साल्मोनेला टाइफी इज ए कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ एंटेरिक फीवर। साल्मोनेला टाइफी है वो किसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, एंटेरिक फीवर। आपको यहाँ पे टाइफॉइड ना देकर एंटेरिक फीवर भी ऑप्शन में दे सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, टाइफॉइड को ही दूसरे नाम से जाना जाता है, एंटेरिक फीवर। नेक्स्ट है विडाल टेस्ट इज यूज्ड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ एंटेरिक फीवर। जो टाइफॉइड होता है या फिर एंटेरिक फीवर होता है उसको डायग्नोस करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, विडाल टेस्ट। नेक्स्ट है मोन्टेक्स टेस्ट इज डन टू डिटेक्ट। जो मोन्टेक्स टेस्ट है वो किसको डिटेक्ट करने के लिए यूज लिया जाता है, ट्यूबरकुलोसिस। आपको पता होगा मोन्टेक्स टेस्ट है वो ट्यूबरकुलोसिस को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोन्टेक्स टेस्ट रिजल्ट इज रीड आफ्टर 72 आवर्स। जो मोन्टेक्स टेस्ट आप ट्यूबरकुलोसिस के लिए कर रहे हो उसका रिजल्ट कितनी देर बाद में रीड किया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको आंसर करना है आफ्टर 72 आवर्स, 72 घंटे बाद में आपको जो रिजल्ट है वो। नेक्स्ट है जूनोटिक डिजीजेज मीन्स डिजीजेज विच ट्रांसमिटेड बाय एनिमल्स टू ह्यूमंस। जूनोटिक डिजीज का मतलब है जो डिजीज कंडीशन एनिमल्स के थ्रू ह्यूमन बींग्स के अंदर ट्रांसमिट होती है वो डिजीज क्या कहलाती है, जूनोटिक डिजीज। नेक्स्ट द मेजर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मम्प्स इन मेल्स इज स्टेरिलिटी या ओर्साइटिस। जो मम्प्स मेल पर्सन के अंदर होता है मम्प्स, उसकी वजह से जो मेजर कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं वो क्या होता है, स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी ना देकर आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है ओर्साइटिस, तो आपको आंसर चूज करना है ओर्साइटिस। नेक्स्ट है राइस वाटरी स्टूल इज ए टिपिकल साइन ऑफ। राइस वाटरी स्टूल एक टिपिकल साइन है किसका है, आपको आंसर करना है कोलेरा। आपको पूछा जा सकता है कोलेरा का टिपिकल साइन इनमें से कौन सा है, तो आपको आंसर करना है फिर राइस वाटर स्टूल। ओके, ध्यान रखना। नेक्स्ट है द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ मम्प्स इज। जो मम्प्स होता है उसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, आपको आंसर करना है 18 डेज, और अगर आपको रेंज में पूछे तो आपको आंसर करना है 2 to 3 वीक। नेक्स्ट है सुटेबल साइट फॉर एंटी रेबीज इंजेक्शन ARV इज डेल्टोइड मसल। जो आप एंटी रेबीज इंजेक्शन आप लगाते हो उसकी सूटेबल साइट कौन सी होती है, तो आपको आंसर करना है डेल्टोइड मसल। नेक्स्ट है कैसनोर फॉरेस्ट डिजीज यानी कि KFD इज ट्रांसमिटेड बाय। जो KFD है वो किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है, आपको आंसर करना है टिक बाइट। टिक बाइट की वजह से KFD डेवलप होता है, यानी कि KFD की डिजीज कंडीशन अकर होती है। नेक्स्ट है काला अजार इज ट्रांसमिटेड बाय। जो काला अजार है वो किसकी वजह से डेवलप होता है, ये किसकी वजह से ट्रांसमिट होता है, सैंड फ्लाई की वजह से। नेक्स्ट है नेग्री बॉडीज आर फाउंड इन सेल्स इन्फेक्टेड विथ रेबीज वायरस। जो नेग्री बॉडीज है वो कहाँ पर मिलती है या कहाँ पर देखने को मिलती है, ये मिलती है रेबीज वायरस से इन्फेक्टेड पर्सन के अंदर, और वहाँ की जो रेबीज वायरस से अफेक्टेड पर्सन है उसकी सेल्स के अंदर नेग्री बॉडीज प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट है इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ लेप्रोसी। इंक्यूबेशन पीरियड से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेप्रोसी का इंक्यूबेशन यहाँ पे पूछा गया है, और सबसे ज़्यादा जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है लेप्रोसी का 2 to 5 ईयर, 2 से 5 साल इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो होता है। नेक्स्ट है कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ सिफिलिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सिफिलिस गोनोरिया क्या है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, बट यहाँ पे आपको पूछा गया कॉजेटिव एजेंट। सिफिलिस का जो कॉजेटिव एजेंट है वो क्या होता है, आपको आंसर करना है ट्रिपेनोमा पैलिडम। सिफिलिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है ट्रिपेनोमा पैलिडम। नेक्स्ट है टॉर्च, सुना होगा आपने, ये लाइट वाली टॉर्च नहीं है, यहाँ पे देखना अभी क्या है, इस टॉर्च का मतलब क्या है अभी देखेंगे। टॉर्च स्टैंड्स फॉर, टॉर्च का मतलब क्या है देखिए अलग अलग आपको दिखाई दे रहा है।
TO मीन्स होता है टॉक्सोप्लाज्मोसिस, R मीन्स होता है रूबेला, C मीन्स होता है साइटोमेगलोवायरस, H मीन्स होता है herpes सिम्प्लेक्स वायरस। अदर समटाइम जो O होता है उसका मतलब जो अदर ट्रांसप्लेसेंटल इन्फेक्शन है उससे भी डिनोट किया जाता है। तो ये फुल फॉर्म है टॉर्च की, ये लाइट वाली टॉर्च नहीं है, इसका मतलब मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको हो सके तो C का मतलब पूछ ले, आपको हो सके तो R का मतलब पूछ ले। आपको पता होना चाहिए टॉर्च का मतलब क्या होता है। नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ VDRL इज, जो VDRL है उसकी फुल फॉर्म क्या है? विनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी, विनरल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी। यहाँ पर मैं VDRL का फुल फॉर्म बता चुका हूँ। अब आपको बताना है VDRL टेस्ट कौन सी डिजीज के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अमीबियासिस इज, जब भी पेशेंट, जो भी बच्चे होते हैं उनको अमीबियासिस हो जाता है, हो सकता है जो एडल्ट वन है उनको हो जाए, अमीबियासिस के लिए कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस यूज ली जाती है? आपको आंसर करना है मेट्रोनिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर स्वाइन फ्लू, स्वाइन फ्लू एक वायरल डिजीज कंडीशन है, तो सीधी सी बात है एंटीवायरल डिजीज, जो एंटीवायरल ड्रग है वो यूज करनी पड़ेगी। आपको यहाँ पे पूछा गया है स्वाइन फ्लू की ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है, आपको आंसर करना है ओसेल्टामिविर, ओसेल्टामिविर आप करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय टेस्ट फ्लाई, टेस्ट फ्लाई की वजह से स्लीपिंग सिकनेस कॉज होती है। नेक्स्ट है पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ फाइलेरिया इज, फाइलेरिया का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या होता है? वुचेरिया बैंक्रॉफ्टाई। ध्यान रखना फ्रेंड्स, पूछा जा सकता है फाइलेरिया का पॉजिटिव एजेंट होता है वुचेरिया बैंक्रॉफ्टाई। नेक्स्ट है ओरल थ्रस इज कॉज्ड बाय, आपको आंसर करना है फंगस, ओरल थ्रस कौन से फंगस की वजह से कॉज होता है ये भी पूछा जा सकता है। आपको आंसर करना है कैंडिडा एल्बिकेंस, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिखा है कैंडिडा, आपको एल्बिकेंस भी बता रहा हूँ तो आप ध्यान रखें एल्बिकेंस आपको ऑप्शन में मिलेगा ही मिलेगा। कैंडिडा एल्बिकेंस जो एक फंगस है उसकी वजह से ओरल थ्रस होता है। नेक्स्ट है ओरल थ्रस इज ए फंगल इन्फेक्शन टिपिकली ऑन द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द ओरल कैविटी कॉज्ड बाय कैंडिडा। जो ओरल थ्रस होता है किसकी वजह से होता है? फंगल इन्फेक्शन की वजह से। कैंडिडा एल्बिकेंस का क्या होता है? पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म। ये कहाँ पर देखने को मिलता है? जो म्यूकस मेम्ब्रेन है या स्किन है, यानी कि जो ओरल कैविटी है उसके अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है और स्किन होती है बाहर की, उसके ऊपर आपको देखने को मिलेगा ओरल थ्रस की वजह से साइन सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है लेप्टोस्पायरोसिस, लेप्टोस्पायरोसिस को विल्स डिजीज भी कहा जाता है। लेप्टोस्पायरोसिस इज स्प्रेड फ्रॉम द कॉन्टैक्ट ऑफ रेट्स, ये मैंने बताया भी था सेकंड मॉडल टेस्ट पेपर में। लेप्टोस्पायरोसिस का पॉजिटिव एजेंट रेट्स यूरिन, जो चूहा होता है उसके यूरिन की वजह से जो डिजीज कंडीशन फैलती है वो होती है लेप्टोस्पायरोसिस, या उसके कांटेक्ट में आने की वजह से जो डिजीज कंडीशन होती है वो होती है लेप्टोस्पायरोसिस। आपको विल्स डिजीज भी पूछा जा सकता है, विल्स डिजीज किसकी वजह से ट्रांसमिट होती है, इसका पॉजिटिव जो एजेंट है वो क्या होता है, आपको किसी भी क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है, ध्यान रखना फ्रेंड्स। नेक्स्ट है द एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ रूबेला, रूबेला मीन्स जर्मन मीजल्स इज, जो जर्मन मीजल्स होता है या रूबेला होता है उसका जो इंक्यूबेशन पीरियड वो कितना होता है, आपको आंसर करना है 2 to 3 वीक। एवरेज बात करें तो 18 डेज, 2 से 3 वीक इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। एवरेज की बात करें तो 18 दिन इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो होता है। नेक्स्ट है पॉजिटिव एजेंट ऑफ टाइफस फीवर, टाइफस फीवर का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, आपको आंसर करना है पेडिकुलोसिस कॉर्पोरिस, पेडिकुलोसिस कॉर्पोरिस टाइफस फीवर का पॉजिटिव एजेंट है। नेक्स्ट डेंगू वायरस इज ए टाइप ऑफ, डेंगू वायरस एक किसका टाइप है, अरबो वायरस का, अरबो वायरस का टाइप है डेंगू वायरस। डेंगू फीवर इज ऑल्सो नोन एज ब्रेक बोन फीवर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपको। डेंगू फीवर ना देकर ब्रेक बोन फीवर आपको पूछ ले, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, डेंगू फीवर को ही ब्रेक बोन फीवर कहा जाता है। नेक्स्ट है कापोसी सार्कोमा इज एसोसिएटेड विथ, जो कापोसी सार्कोमा है वो किससे एसोसिएटेड है, आपको आंसर करना है HIV, जो HIV इन्फेक्शन है उससे एसोसिएटेड है कापोसी सार्कोमा। नेक्स्ट डोज ऑफ BCG एट बर्थ इज,
एट बर्थ पे जो BCG की डोज लगाई जाती है वो कितनी लगाई जाती है 0.05 ml। नेक्स्ट BCG वैक्सीन इज गिवन बाय इंट्राडर्मल रूट। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था सेकंड शिफ्ट के पेपर के अंदर, किसमें नॉर्सेट के पेपर में। सेकंड शिफ्ट का जब पेपर हुआ था नॉर्सेट का, उस पेपर में पूछा गया था BCG वैक्सीन कौन से रूट से दी जाती है, वहाँ पे भी आंसर करना था इंट्राडर्मल रूट। और आपको एक बता दूँ इसके रिगार्डिंग पॉइंट, ये भी पूछा गया था एम्स नॉर्सेट के सेकंड शिफ्ट के पेपर में, कौन सी वो वैक्सीन है जो परमानेंट स्कार बना देती है। तो आपको वहाँ पर भी आंसर करना है BCG वैक्सीन कब बनाती है, 2 महीने के अंदर अंदर, विद इन 2 मंथ्स। आपको ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्री मेच्योरिटी इज द मेजर कॉज ऑफ इन्फेंट मॉर्टेलिटी इन इंडिया। इंडिया के अंदर जो इन्फेंट मॉर्टेलिटी है उसका मेजर कॉज क्या है, प्री मेच्योरिटी। फुली डेवलप नहीं होता है या फुली मेच्योर नहीं होता है बेबी, उसकी वजह से इन्फेंट मॉर्टेलिटी का मेजर कॉज क्या होता है, प्री मेच्योरिटी। नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिया इज ए साइन ऑफ ऑब्जर्व्ड इन ए पेशेंट विद डॉग बाइट। आपको पता होगा जो डॉग बाइट करता है उसकी वजह से होता है रेबीज, और रेबीज वाले पर्सन को हाइड्रोफोबिया होता है, यानी कि फियर फ्रॉम वाटर, जल से डर लगता है, यानी पानी से डर लगता है। जब भी उसको पिलाया जाता है तो भी डर लगता है, उसको नहलाया जाता है तो भी उसको डर लगता है। ये किस में देखने को मिलता है, रेबीज के पेशेंट में। रेबीज क्यों होता है, डॉग बाइट से, यानी कि कुत्ते के काटने की वजह से रेबीज वायरस पेशेंट के अंदर जाता है और उसमें रेबीज हो जाता है। उसके लिए फिर एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई जाती है। नेक्स्ट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ICTC स्टैंड्स फॉर। ICTC का पूरा नाम क्या है, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर। इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर ICTS का पूरा नाम है। नेक्स्ट है HIV वायरस कंसिस्ट ऑफ 2 कॉपीज ऑफ सिंगल स्ट्रैंड RNA, यानी कि SSRNA। सिंगल स्ट्रैंड RNA को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है SSRNA। आपको दिया जा सकता है जीनोम एंड सेवरल प्रोटीन्स, कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं, और सिंगल स्ट्रैंडेड RNA जीनोम होते हैं, उनकी 2 कॉपीज से बनता है, 2 कॉपीज होती हैं उनकी, और उनसे बनता है HIV वायरस या बना होता है। नेक्स्ट है characteristic feature of the race in chickenpox is its pleomorphism. It means all stage of races, macule, papule, vesicle and scab are seen in chickenpox. जो chickenpox है उसका जो करेक्टरिस्टिक फीचर वो होता है रेस। रेस का मीन्स जो स्पॉट्स है वो हो जाते हैं। किस टाइप का होता है, प्लियोमॉर्फिज्म का। प्लियोमॉर्फिज्म का मतलब होता है ऑल स्टेज ऑफ रेसेज, जितनी भी स्टेज होती है रेसेज की वो सभी किस में देखने को मिलती है, चिकन पॉक्स के अंदर। आपको पूछा जा सकता है मैक्यूल, पैप्यूल, वेसिकल एंड स्कब ऑल ऑफ द रेसेज आर सीन इन विच डिजीज कंडीशन, ऐसा भी आपको पूछा जा सकता है। आपको वहाँ पर भी आंसर करना होगा चिकन पॉक्स। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेस इन इंडिया एडॉप्टेड एज इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। जब IMNCI को पहले बनाया गया था वो किस नाम से चल रही थी, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ चाइल्डहुड इलनेस। उसको अब इंडिया के अंदर कैसे अडेप्ट किया है, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। नियोनेट को भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू IMNCI कलर कोडिंग, जो आपने भी देखा है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ नियोनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस, उसके अकॉर्डिंग कुछ कलर कोडिंग है। उसका मतलब समझ लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप जरूर याद रखिए। पिंक कलर है वो इंडिकेट करता है अर्जेंट रेफरल, पेशेंट को रेफर करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है येलो फॉर ट्रीटमेंट एट आउट पेशेंट फैसिलिटी। जो आउट पेशेंट फैसिलिटी है उसके द्वारा ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत होती है येलो कलर में, यानी कि येलो कलर किसको इंडिकेट करता है, ट्रीटमेंट एट आउट पेशेंट फैसिलिटी। नेक्स्ट है ग्रीन फॉर होम मैनेजमेंट। अगर ग्रीन कलर कोडिंग दी जाती है तो आप समझ जाना कि जो बेबी है या फिर पेशेंट है, जो भी बच्चा है, उसका जो मैनेजमेंट है वो कहाँ पे करना है, होम पे, उसके घर पे ही उसका मैनेजमेंट करना है। ये IMNCI कलर कोडिंग थी, आपको ध्यान में रखना है। पिंक रेफरल, येलो ट्रीटमेंट के लिए और ग्रीन होम मैनेजमेंट के लिए यूज होता है।
ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है स्टूडेंट नर्सेज एसोसिएशन SNA इज एस्टैब्लिश्ड इन 1929। जो स्टूडेंट नर्सेज एसोसिएशन है वो कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1929 को। अगर आपको पूछा जाए SNA स्टूडेंट नर्सेज एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो आपको आंसर करना है न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है फैमिली इज द सेंटर फॉर कम्युनिटी हेल्थ केयर। कम्युनिटी हेल्थ केयर का सेंटर कौन होती है? फैमिली। ध्यान रखना, ये भी पूछा जा सकता है बट चांसेस बहुत कम है, बट आपको पता होना चाहिए जो कम्युनिटी हेल्थ केयर है उसका जो सेंटर होता है वो क्या होता है? फैमिली। नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर वाज गिवन बाय करतार सिंह कमेटी। ये पहले भी आ चुका है, फिर से रिपीट हुआ है, कोई बात नहीं, आपको याद करना है। 2 बार आप पढ़ लिया तो आपको याद ही होगा, भूलोगे नहीं आप कभी भी। करतार सिंह कमेटी को मल्टीपर्पज वर्कर कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर कंसेप्ट है वो किसने दिया था? करतार सिंह कमेटी ने। नेक्स्ट है आइसोनियाजाइड इज ए मोस्ट पावरफुल एंटीबैक्टीरियल ड्रग। आइसोनियाजाइड आप सभी को पता है टीबी की ड्रग है, जो क्या है? मोस्ट पावरफुल एंटीबैक्टीरियल ड्रग। ये बहुत ही पावरफुल एंटीबैक्टीरियल ड्रग है, यूज्ड प्रिंसिपली इन ट्रीटमेंट ट्यूबरक्लोसिस। जिसको यूज कहाँ पे लिया जाता है? ट्यूबरक्लोसिस के अंदर। ये आपको पता होना चाहिए। आइसोनियाजाइड एक मोस्ट पावरफुल एंटीबैक्टीरियल ड्रग है जो ट्यूबरक्लोसिस के ट्रीटमेंट के लिए यूज में ली जाती है। नेक्स्ट है द 3C कंसर्न टू मिजल्स आर। मिजल्स में जो 3C है आपको मैंने पूछे थे वो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, बट आप फिर भी कमेंट करके बता देना, आपके जो भी मन में आए वही बता देना। यहाँ पे जो 3C है मिजल्स के अंदर देखने को मिलते हैं करेक्टरिस्टिक फीचर के अंदर, वो क्या होते हैं मैं बता देता हूँ। कफ, कोराइजा एंड कंजक्टाइवाइटिस। मिजल्स के अंदर 3C का मतलब होता है कफ, कोराइजा एंड कंजक्टाइवाइटिस। नेक्स्ट बेस्ट इंडिकेटर ऑफ HIV प्रोग्नोसिस इज CD4 T सेल काउंट। जब भी HIV का जो डायग्नोसिस किया जाता है उसका बेस्ट इंडिकेटर क्या होता है? HIV प्रोग्नोसिस के लिए बेस्ट इंडिकेटर क्या है? CD4 T सेल काउंट। जो CD4 T सेल काउंट होती है उनको मेजर किया जाता है, उसके काउंट को मेजर किया जाता है और पता लगाया जाता है पेशेंट HIV पॉजिटिव है या नेगेटिव। नेक्स्ट सिक टेस्ट इंडिकेट द इन्फेक्शन ऑफ डिप्थीरिया। डिप्थीरिया के लिए सिक टेस्ट किया जाता है। सिक टेस्ट अगर पॉजिटिव है तो जो पर्सन है वो किससे सफ़र कर रहा है? डिप्थीरिया से, यानी कि डिप्थीरिया की वजह से सिक टेस्ट पॉजिटिव आया है। नेक्स्ट सेरिब्रल मलेरिया इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। चारों स्पीसीज प्लाज्मोडियम की आपको दी जाएगी और पूछा जाएगा जो सेरिब्रल मलेरिया है वो किसकी वजह से कॉज होता है। आपको वहाँ पे करेक्ट आंसर चूज करना होगा प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। नेक्स्ट है कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्प्स इज। ये फिर से रिपीट हो गया, कोई बात नहीं, बट आपको याद करना ही करना है। रिपीट अगर कोई हो जाता है तो आप उसको ज़रूर याद करें, हो सकता है आपकी भलाई के लिए वो रिपीट हुए होंगे। मेरे को भी नहीं पता था कि ये वापस रिपीट हो जाएगा, बट ये वापस आ गया, कोई बात नहीं, आपको याद रहेगा। कॉमनेस्ट जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं मम्प्स के वो क्या होते हैं? ऑर्थराइटिस एंड ऑफराइटिस। ध्यान रखना फ्रेंड्स, ऑर्थराइटिस एंड ऑफराइटिस कॉमनेस्ट कॉम्प्लिकेशन है मम्प्स के। तो ये थे 100 गोल्डन की पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट गोल्डन की पॉइंट है। अगर आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हो, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो आप सब्सक्राइब के लिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे। फ्रेंड्स, आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट गोल्डन की पॉइंट है। इनमें से आपको क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। एवरी CHO कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको इन गोल्डन की पॉइंट से क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट निकाल के ये गोल्डन की पॉइंट बनाई गई है। CHN के सबसे ज़्यादा डाली गई, क्योंकि CHO के अंदर CHN सबसे ज़्यादा आती है। मैं बार बार यही बता रहा हूँ, CHN आपको सबसे ज़्यादा पढ़नी है, क्योंकि CHN से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहे। थैंक यू सो वेरी मच। आपका प्यार और सपोर्ट ऐसा